आइए आज हम डाइपोल मोमेंट, जिसको द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? आइए इसको मैं आपको गणितीय माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग म्यू से दर्शाते हैं। म्यू इक्वल टू होता है ई इंटू डी। यहाँ पे ई क्या है? ई है आपका आवेश और डी क्या है? डी है दूरी। दूरी किसके किसके बीच की दूरी? तो किन्हीं भी दो परमाणुओं के बीच की दूरी। तो सिंपल सा अगर हम द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करना चाहें तो इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी दो परमाणु के बीच की दूरी और उन पर उपस्थित आवेश की मात्रा का गुणनफल। आवेश की मात्रा का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, म्यू कहलाता है। इस तरह से हम द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कर सकते हैं। कोई भी दो परमाणु है, उनके बीच की दूरी और उन पर उपस्थित जो आवेश की मात्रा होगी, उनका गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है उसको डिबाई कहते हैं। ठीक है, इसकी इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? इकाई को हम लोग डिबाई कहते हैं, जिसको कैपिटल डी से शो किया जाता है, दिखाया जाता है। अब ये द्विध्रुव आघूर्ण करता क्या है? इसका उपयोग क्या है हमारी केमिस्ट्री में? तो द्विध्रुव आघूर्ण जो है किसी भी अणु को पोलर या नॉन पोलर या नॉन पोलर है ये बता देता है हमें। पोलर यानी ध्रुवी और नॉन पोलर यानी अध्रुवी। हम द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा किसी भी परमाणु का नेट द्विध्रुव आघूर्ण निकाल करके ये बता सकते हैं कि वो अणु ध्रुवी होगा कि अध्रुवी होगा। ठीक, अगर नेट जो द्विध्रुव आघूर्ण है, नेट म्यू अगर 0 नहीं आता है तो वो होगा पोलर, और अगर नेट जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 आएगा तो वो कहलाएगा नॉन पोलर। ठीक, अगर नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं है तो वो पोलर होगा, और नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 है तो वो नॉन पोलर होगा। आइए इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते भी हैं। याद रखिए, जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसको इस तरह से कटे हुए तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक, इस तरह से तीर और पीछे साइड इसका कटा हुआ होता है। तो ये इसका प्रदर्शित करने का चिन्ह है, और ये किस से किस ओर रहेगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। जैसे कि मान लीजिए हम HF ले रहे हैं, तो द्विध्रुव आघूर्ण में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखा जाता है। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है? फ्लोरीन का। तो ये हल्का माइनस और ये प्लस। तो इसमें हम लोग डाइपोल मोमेंट को किस तरह से दर्शाएंगे? इस तरह से, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो ये इसको प्रदर्शित करने का तरीका है। आइए अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन नॉन पोलर होगा और कौन पोलर होगा, उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे हम ले रहे हैं कोई होमो एटॉमिक, जैसे कि क्लोरीन Cl2 अणु लिया है हमने। Cl2 अणु को इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं।
तो यहाँ अगर दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों समान होगा तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है वो कैसे आएगा, वो जीरो आएगा। तो हम होमो एटॉमिक जितने भी अणु हैं सबके लिए क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि सब कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। जितने भी डाई एटॉमिक है, चाहे Cl2 लो, Br2 लो, H2 लो, ठीक, जितने भी होमो एटॉमिक होंगे वो सब कैसे होंगे, नॉन पोलर होंगे, क्योंकि उनका जो द्विध्रुव आघूर्ण है नेट वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। चलिए कुछ हेटेरो एटॉमिक अणु की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि HCl, HBr। तो इनमें कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक, मतलब ये कैसे होंगे, ये सभी पोलर होंगे। तो जिसमें नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आएगा वो पोलर, और जिसमें 0 हो जाएगा वो नॉन पोलर। इसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अगर इसमें डाइपोल मोमेंट देखें तो यहाँ पर ये माइनस ये प्लस, यहाँ पर ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से दर्शाएंगे और यहाँ पर इस तरह से दर्शाएंगे। देखिए दोनों में जो डाइपोल मोमेंट है वो एक दूसरे के विपरीत है। जब भी इस तरह का केस हो कि डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के विपरीत आए तो वहाँ पर जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 आएगा, क्योंकि एक दूसरे के जो डाइपोल मोमेंट है उसको वो निरस्त कर देते हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसा अणु होगा, वो नॉन पोलर होगा। ठीक है, आप बेरिलियम क्लोराइड का भी ले सकते हैं एग्जांपल। बेरिलियम क्लोराइड भी कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर शो करता है, रेखीय। जितने भी रेखीय हैं और उन पे एक ही तरह के परमाणु अगर जुड़े हुए हैं तो वो कैसे होंगे, वो नॉन पोलर होंगे। यहाँ इस तरह से हम दर्शाएंगे दोनों का जो डाइपोल मोमेंट है एक दूसरे के विपरीत होने के कारण जो म्यू नेट है वो 0 आएगा, और 0 आएगा तो हम इसको नॉन पोलर कहेंगे। PCl5 तो ये भी नॉन पोलर होता है, क्यों, आइए जानते हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये एक ही प्लेन में होता है और ये उसके ऊपर और नीचे होते हैं। तो अगर इन दोनों में देखा जाए तो इस तरह से होगा, इन दोनों में इस तरह से। यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट आता है और इस साइड जो दोनों डाइपोल मोमेंट आता है, इन दोनों का अगर हम लोग परिणामी डाइपोल मोमेंट निकालें तो वो ऐसे निकलता है, यानी कि ये वाला और ये वाला एक दूसरे के जस्ट विपरीत होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसी तरह ये ऊपर और ये नीचे एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो यहाँ भी म्यू नेट 0 आने वाला है, इसलिए ये नॉन पोलर होगा। इसी तरह SF6 की बात करें, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। अगर हम सब में डाइपोल मोमेंट का वैल्यू देखें तो सभी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। अपोजिट होने के कारण म्यू नेट की वैल्यू फिर से आएगी 0 और ये कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। आइए डाइपोल मोमेंट का अनुप्रयोग देखते हैं। सबसे पहला इसका जो एप्लीकेशन है वो है परसेंटेज आयनिक लक्षण पता करने में। परसेंटेज आयनिक
लक्षण पता करने में। कितना आयनिक है उसको हम एक सूत्र के द्वारा पता कर सकते हैं। सूत्र क्या है? सूत्र है म्यू का प्रायोगिक मान, जिसको हमने निकाला है, बटे म्यू का जितना मान होता है परिकलित मान। गुणित 100। जो हमने निकाला है और जितना होता है उन दोनों के अनुपात को 100 से गुणा कर दीजिए। आपका कितना आयनिक कैरेक्टर है उसमें वो पता चल जाएगा। दूसरा इसका अनुप्रयोग देखते हैं। दूसरा है ज्यामिति ज्ञात करने में। ज्यामिति व सममिति। ज्यामिति और सममिति ज्ञात करने में तो जितने भी Ab2 टाइप के परमाणु होते हैं, Ab2 टाइप कहने का मतलब है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, बेरिलियम हाइड्राइड, ये सब इनका जो नेट डायपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है। इनका जो नेट डायपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है। तो इनकी जो ज्यामिति होगी वो कैसी होती है? रेखीय। ठीक है, या इस तरह से भी कह सकते हैं जितने भी रेखीय ज्यामिति वाले हैं उन सब की डायपोल मोमेंट 0 होती है और ये सममित होते हैं। तो याद रखिए, जो सममित होंगे और जिनमें एक ही तरह के परमाणु उपस्थित होंगे, जुड़े होंगे केंद्रीय परमाणु से, उनका जो म्यू नेट है वो 0 आएगा और ये सभी कैसे होंगे? नॉन पोलर होते हैं। ठीक, तीसरा अनुप्रयोग, 2 अनुप्रयोग हो गया। ज्यामिति, संरचना और सममिति का रिलेशन हमने देख लिया सीस और ट्रांस को पहचानने में। तीसरा सीस व ट्रांस। ये सीस और ट्रांस क्या है? तो आपको बता दूं, जब भी किसी असंतृप्त कार्बन पर, असंतृप्त कार्बन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो कार्बन कार्बन के बीच में, तो जब भी कोई असंतृप्त कार्बन में एक ही साइड कोई परमाणु जुड़ा हो, समान परमाणु जुड़ा हो, जैसे कि एक ही साइड, जैसे यहाँ पर क्लोरीन दोनों ऊपर में है, हाइड्रोजन दोनों नीचे में है, तो इसको हम बोलते हैं सीस। और जब भी असंतृप्त कार्बन पर परमाणु, समान परमाणु अलग अलग दिशाओं में जुड़े हों, तो उसको हम लोग ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमें सीस और ट्रांस पहचानना है तो डायपोल मोमेंट के आधार पे हम पहचान सकते हैं। चलिए इनका इसको मैं अच्छे से बनाता हूं। यहाँ पर जिस अणु का डायपोल मोमेंट 0 आए वो ट्रांस होगा और जिसका डायपोल मोमेंट 0 ना आए वो सीस होता है। आइए देखते हैं इन दोनों में डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा? कार्बन का। इन दोनों में क्लोरीन का, इन दोनों में क्लोरीन का, इन दोनों में कार्बन का। तो यहाँ देखिए जो दिशा है वो एक ही ओर जा रहा है। ठीक, तो यहाँ
म्यू नेट 0 तो नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ होगा, तो ये क्या हम होगा हमारा सीस। अब ट्रांस, यहाँ पर देखिए इसमें कार्बन का ज़्यादा होगा, इसमें कार्बन का ज़्यादा होगा, इसमें क्लोरीन का ज़्यादा होगा, इसमें क्लोरीन का ज़्यादा होगा। ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो यहाँ पर जो नेट डाइपोल मोमेंट आया वो आया 0। 0 है तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांस कहलाएगा। जहाँ पे जिस अणु में डाइपोल मोमेंट 0 हो तो उसको हम ट्रांस बोलेंगे। अगर हमें सीस और ट्रांस में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो हम उसका डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। डाइपोल मोमेंट अगर 0 होगा तो वो ट्रांस, अगर 0 नहीं होगा तो वो सीस होगा। ठीक है, जनरली 3 प्रतिस्थापी हम जानते हैं जिसको आप लोग आगे पढ़ोगे। एक को बोलते हैं आर्थो, इस पोजीशन पे जुड़ा हो उसको। एक को बोलते हैं मेटा, इस पोजीशन पे जुड़ा हो। और एक को बोलते हैं पैरा, इस पोजीशन पे जो जुड़ा रहता है। यानी सेकंड पोजीशन पे जो जुड़ा हो उसको हम लोग बोलते हैं आर्थो, थर्ड पोजीशन पे जो जुड़ा हो उसको बोलते हैं मेटा, और जो फोर्थ पोजीशन पे जुड़ा हो उसको बोलते हैं पैरा। ये आपका आर्थो, ये मेटा और ये पैरा। अब हम द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा कैसे डिसाइड करेंगे, तो जिस अणु में डाइपोल मोमेंट 0 हो वो कहलाएगा पैरा। यहाँ पे देखिए एक दूसरे के जस्ट विपरीत हैं, तो यहाँ पर म्यू नेट आने वाला है 0, तो अगर 0 आए तो पैरा। और जिस अणु के लिए द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा आए वो हमारा होगा आर्थो। यहाँ अगर देखें तो ये दोनों लगभग एक ही साइड जाने वाले हैं, तो यहाँ पर म्यू नेट सबसे ज़्यादा आने वाला है, तो ये होगा आर्थो। और जो बच गया वो कहलाएगा मेटा। यानी सबसे ज़्यादा जिसका म्यू नेट हो, म्यू नेट सबसे ज़्यादा, तो वो कहलाएगा हमारा आर्थो। म्यू नेट कम है तो वो होगा मेटा। और म्यू नेट यदि 0 है तो वो होगा पैरा। ठीक, इस तरह से हम डाइपोल मोमेंट के द्वारा ये सब बता सकते हैं। अब अगर आपको पूछा जाए NH3 और NF3 में ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर लगभग एक समान होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन में 2 लोन पेयर होता है, और लोन पेयर भी डाइपोल मोमेंट में गणना में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन में देखें तो इस तरह से हम डाइपोल मोमेंट दर्शा सकते हैं, यहाँ भी दर्शाएंगे इस तरह से। देखिए दोनों में कंपेयर कीजिए आप, किसमें डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होने वाला है। इसमें देखिए सबकी दिशा इस तरह से है, इसमें इस तरह से दिशा मिल रहा है, यानी ये तो आपका कैंसल हो जाएगा, बचेगा ये, इसमें सभी ऊपर की तरफ है, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसमें ज़्यादा आ रहा है NH3 में। तो हम ये कह सकते हैं कि अमोनिया जो है NF3 से ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण रखता है और ज़्यादा पोलर भी होगा। ठीक, किसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, NH3 की डाइपोल मोमेंट NF3 से ज़्यादा है। इसी तरह हमें पूछा H2S और CO2 में किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है,
तो दोनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर यहाँ पर देखें ये दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। अपोजिट नहीं है, एक साइड जा रहे हैं दोनों, तो यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि H2S कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा डायपोल मोमेंट रखता है, क्योंकि यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है।